गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेशन चल रहा है घटना चक्र सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 वर्गीकी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग इसका पहला सेशन में हम नोट्स पढ़े थे। नोट्स पढ़ने के बाद इसके बाद 50 क्वेश्चन किए थे। क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है तो आज इसको ख़त्म करने का कोशिश करते हैं, आज ख़त्म कर दें इसको। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा और एडिटोरिया का बिहार स्पेशल रहेगा और हर एक चीज़ का हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाते हैं, जिसका जुलाई में सीटेट होने वाली है। उनके लिए भी अलग से हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें भी मेरा सारा वीडियो आया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन था वर्गीकी में बायोलॉजी का। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपाथीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। नेफेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हम बोल रहे हैं पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है दोस्तों? तो ये जड़, फल, उसके बाद क्या है पुष्प, तना। तो देखिए दोस्तों, तना से हल्दी प्राप्त होता है। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी टर्मरिक के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय रहिजोमेटस बहुवर्षीय शाक्य पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लांगा है तथा यह कुल जिंजीबिरेसी फैमिली जिंजीबिरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंगकारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए प्रकंद। हल्दी का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, ड्रूप। देखिए लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य, यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन 55 नंबर। ये बोल रहा है निम्न अधोगामी उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद दोस्तों, शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। शकरकंद कावाल्युलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। गन्ना का है, अदरक का है, आलू का है, मगर शकरकंद का नहीं है। इसका देखिए डिस्क्रिप्शन है, गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक। देखिए दोस्तों, तना, अदरक तना है। और ये जो थे मतलब हल्दी भी तना से ही प्राप्त होता है। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणी में है। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह दोस्तों इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। ऑप्शन है, नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए प्रकंद मतलब अदरक का भाग है, प्रकंद अदरक का है। स्तंभकंद आलू का भाग है। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, शल्ककंद लहसुन और धनकंद कौन सा है? जिमीकंद सूरन। देखिए दोस्तों, प्रकंद अदरक को बोला जाता है, स्तंभकंद आलू में होता है, स्तंभकंद आलू, और शल्ककंद लहसुन और घनकंद जिमीकंद सूरन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 में, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ है तो आलू रूपांतरित स्तंभ है। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद ट्यूबर है, जिनमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती है जो वृद्धि कर नए पौधे
का रूप ले लेती है दोस्तों। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, आलू है एक क्या है, कंद है। आलू है एक कंद। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं बड्स पाई जाती है। आलू की आंखों पर्वसंधियों को प्रदर्शित करती है जिनमें नए पौधे का विकास होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है। तो कवक मूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है। तो कवक मूल। कवक मूल माइकोरैजा कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक सहचर है जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोख कर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माइकोरैजा एक सहजीवी संबंध है। तो कवक और पौधों के मध्य माइकोरैजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है फलीदार पादप की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। तो फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। जहाँ एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मटर पौधा है क्या है, शाक है। मटर का पौधा पी प्लांट एक द्विबीजपत्री है, शाखीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गन्ना के लिए। गन्ना सुगर केन कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां इंटरनोड्स पाई जाती है। 67 में लौंग है क्या है, लौंग बंद कलियां हैं। लौंग बंद कलियां हैं। देखिए लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पति के नाम साइजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिटेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है। तो लौंग एक पुष्पकलिका है। देखिए लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है, जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 69 नंबर में दोस्तों, लौंग है क्या है, लौंग सूखे फूल है। 70 नंबर क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो शुष्क पुष्पकली से लौंग प्राप्त होते हैं। 71 नंबर में, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो फूल की कली से प्राप्त होता है। 72 में, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए अदरक, राइजोबियम, केसर बीज और अफीम की डूडी से प्राप्त होता है। सन तना से। देखिए दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन जो है यही गलत होगा। केसर बीज देखिए केसर बीज से प्राप्त होता है। केसर एक फूल से, केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन को क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पति के नाम क्रोकस सेटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सेटाइवस फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रोनॉल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग
औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है, केसर होता है, केसर क्या होता है? सूखा मिश्रण। देखिए फूल के बीज बनाने वाले भाग को केसर कहते हैं। देखिए फूल के बीज बनाने वाले भागों का जो सूखा मिश्रण होता है वही केसर होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नित्तीय पौधे और उनके खाद्य भाग के युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए आलू मूल ये सुमेलित नहीं है। देखिए अदरक प्रकंद है, ये सही है। प्याज मांसल पर्ण है। नारियल भ्रूण को पोष है। आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है, न कि मूल। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना आलू का खाने योग्य भाग होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी एक फल है। भिंडी ओकड़ा और लेडीज फिंगर का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वानस्पतिक नाम एवेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? देखिए सेब एक सच्चा फल नहीं है। सेब एक सच्चा फल नहीं है। बाद में देखिए अंगूर, आलू बुखारा, खजूर सच्चा फल है। देखिए सच्चा फल क्या होता है? जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण सेब, काजू, नाशपाती इत्यादि। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स से कॉर्क प्राप्त होता है। 79 में कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वानस्पतिक नाम क्वेकर्स सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो ये है सल्फर यौगिक। देखिए लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक यौगिक सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या चीज़? सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर देखिए दोस्तों बोल रहा है प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी अस्थायी सल्फेनिक अम्ल आने को पुनः व्यवस्थित कर साइन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। 83 में है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है दोस्तों? कैप्साइसिन की उपस्थिति। मिर्च का तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन C18H27NO3 के कारण होता है। C18H27 C18H27NO3 इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सूत्र है के कारण होता है। 84 में है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित क्या रहता है? लाल मिर्च में कैप्साइसिन। उसके बाद 85 में है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है दोस्तों? तो कोशित में। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म कोशित प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक
तंतु फाइबर और कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है क्या है? शहतूत की पत्तियां। 86 नंबर है, रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी, यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती। देखिए मोती जो होता है वो कीट से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, लाख, शहद से प्राप्त होता है मगर कीट से प्राप्त नहीं होता है। देखिए रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख केड़िया लेक्का लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरकंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टेटा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? औषधीय फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो घृत कुमारी औषधीय फसल है। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89 में, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? तो आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। देखिए कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। कुनेन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप है। कुनेन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से औषधि प्राप्त की जाती है। 91 नंबर में क्वेश्चन है, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो दोस्तों छाल भाग से आती है। 92 में क्वेश्चन है, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों छाल। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम में रिपीट होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 93 में, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? तो बीजीय पादप से प्राप्त होती है। देखिए मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रिविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। 94 में है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्या है? क्लोरोक्विन। कुनेन नामक एल्केलाइड्स सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है? देखिए दोस्तों इसे ये जो है क्लोरोक्विन दवा किससे? तो सिनकोना के छाल से दोस्तों प्राप्त किया जाता है। 96 में है, निम्न में से किस समूह के पौधों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम। एक कोशिकीय डाइटम जीव समूह का प्रयोग सालोइन 350 परीक्षण सोलुइन 350 टेस्ट में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। शहतूत का फल सिरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल में भी सिरोसिस कहलाते हैं। शहतूत का फल है सिरोसिस दोस्तों। अगला क्वेश्चन 98 में, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सन है, जूट है, पटसन है। ये सन,
पटसन, हेम्प तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी जिसे लिंट रेशा तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधों जैसे अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो टिट्रिकेल मानव निर्मित धान है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। टिट्रिकेल मानव निर्मित अनाज या धान है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधों को प्रयोगशाला में गेहूं, टिट्रिकम तथा राई सिकेल को परस्पर संकरण करा के तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती। 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो टिट्रिकेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन और सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डोनी तथा बाल्डर स्टीफेंसन द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है, जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पारस्परिक रेपसीड तेलों की तुलना में एरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। एरूसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषण गुण भी काफ़ी अलग होते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। क्योंकि जीवाणु बैक्टीरिया यदि सूक्ष्म एवं साधारण जीव है तो इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक ही लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा कर दिखाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो स्पंजी टिश्यू के कारण। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों, मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। 105 में क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, और इसके बाद कारण है इसका, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है बल्कि आर गलत है। देखिए, पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी, हेटेरोट्रोफिक तथा स्वपोषित है। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से देखिए दोस्तों, कोई भी सत्य नहीं है। तो ये जीवित, ये वह मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है, मतलब ये चारों गलत हैं। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोश के आध प्रिमिटिव जीव है जिन्हें मोनेटा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इसका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है। 107वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण है इसका, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है बल्कि आर गलत है।
बोला मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, पदार, गिग्वार, एलोई इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र, रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 20 का सही है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। 109 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें सी में देखिए लंबी मूसला जड़ें होती है। 109 की सी सही होगी। तो क्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के लिए विशिष्ट तरीके के विकसित हो जाते हैं। इन पौधे की जड़ें अत्यधिक लंबी होती है जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती है। क्रिएटोफाइट्स की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। 110 में क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्सवेदन को कम करने के लिए इनकी खाद्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिल्म इत्यादि पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 111 नंबर, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं? तो मांसल होते हैं। देखिए मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। देखिए दोस्तों, लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऑप्शन इसमें है, देखिए केवल 4 और 1 इसमें सही होगा। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। 4 में सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, और 2-3 गलत है दोस्तों। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, ये भी गलत है। 1 सही होगा, जेली रुदन का कारण है अम्ल की अधिकता है। 4 है सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, तो ये ऑप्शन इसका जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, अतः कथन 1 सत्य है। बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन है, अतः कथन 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, अतः कथन 2 असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं, अतः कथन 3 असत्य है। 114वां क्वेश्चन है दोस्तों, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती। इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 115 नंबर, कि जल की अधिकता मात्र किसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो कौन है? जड़ के बालों से दोस्तों। पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती है। 116 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, किसे कहते हैं हाइड्रोफाइट्स? एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं दोस्तों। देखिए बहुत अधिक जल H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो क्या परिणाम देती है? तो जल का प्रकाश अपघटन। देखिए दोस्तों, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें जल H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इसमें H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश क्रम में संपन्न होता है। 118वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता सही सुमेल नहीं है। देखिए, स्वजीवी उत्पादक ये सही है, परोपजीवी उपभोक्ता ये भी सही है, मृतोपजीवी विबंधक ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिस्कशन, उत्पादक स्वजीवी वे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। 119वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो हरित पादप आते हैं दोस्तों। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। उसके बाद दोस्तों, वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के वर्णक लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। देखिए 120वां क्वेश्चन है दोस्तों, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो मीथेन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। 121वां क्वेश्चन, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से शोषण करते हैं। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? वातक तंत्र से शोषण करते हैं। देखिए, सभी कीटों में शोषण की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन O2 को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें शोषण के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। अगला इसका है व्याख्या देख लीजिए। बोले, सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमा के बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियाँ जम जाती है, परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है, इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। 127वां क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी सही है, वे श्वास नहीं ले पाती है। देखिए, जल से मत्स्यों का बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाती है क्योंकि वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती है। मछलियाँ में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित एडेप्टेड होते हैं। 124वां क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है गलफड़ों द्वारा होता है। 125 में सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथोसायनिन। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक वर्णिल लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में होता है, टमाटर में लाइकोपीन होता है पीले रंग के वर्णक जैसे ज़ैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटर्निन वर्णक होते हैं। 126वां क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। 127 में पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरिका जेंथिन। पपीता का वनस्पति का नाम कैरिका पपाया है इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिका जेंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। 128वां क्वेश्चन है,
हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसमें ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। इसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? अंडमान द्वीप में खोजी गई है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के केले की एक नई प्रजाति को खोजा है जिसे मूसा अंडमानेंसिस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गुदा का रंग नारंगी हो जाता है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है, देखिए एक केला ऐसा है, मतलब जो खोजा 11 मीटर तक जाती है, जिसके फल का गुदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो दोस्तों अंडमान द्वीप में खोजी गई है। और 129वां क्वेश्चन है भाई साहब, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, यही सही होगा। देखिए, जीवन प्राणियों का समूह चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज होमो सेपियंस से संबंधित है, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीशीज से संबंधित है। 130 में है, खमीर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण है। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। 131वां क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है, क्या है दोस्तों? तो फफूंद फंगी है। देखिए, ईस्ट और मशरूम फफूंद अर्थात कवक फंगी है। ये पर्णहरित रहित तथा संवहन उत्तक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का एक सदस्य है। 132 नंबर में मशरूम क्या है दोस्तों? तो मशरूम कवक है। उसके बाद देखिए 133वां क्वेश्चन है दोस्तों, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, कवक है। इस कपास का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? तो सेल्यूलोज है। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जिसकी 91 से 94% होती है, जिसकी मात्रा। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। 135 में लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। 136वां क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूट्यूलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूट्यूलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होते हैं। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। 137वां क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य है? तो शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर्य है। देखिए दोस्तों, इसका व्याख्या है, लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, एक छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य है। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल और दूसरा है कवक, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस सहचर्य में अधिकांशतः कवक ही होता है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले की भांति आवरण होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाते हैं। 138वां क्वेश्चन है दोस्तों, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है। चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण
नशा पिन पोस्ता से प्राप्त होता है। 139 में हेरोइन प्राप्त होती है किससे? तो अफीम पोस्ता से। देखिए हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। 140 में मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो फल से। देखिए मॉर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम के अपरिपक्व फलों अनरीप फ्रूट्स से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा एक आवृतबीजी पादप है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई है तथा इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पर पड़ता है। 141 नंबर में है दोस्तों, बोल रहा अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अफीम के पौधे के दूध लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है। इससे इसका दूध निकलने लगता है जो निकलकर सूख जाता है। 142 में अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से। 143 में अफीम का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों? मॉर्फिन। पेपेवर सोमनीफेरम पेपेवरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधीय लेटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत हानिकारक होती है। 144 में क्वेश्चन है दोस्तों, अफीम का वनस्पति नाम क्या है? तो पेपेवर सोमनीफेरम है। पेपेवर सोमनीफेरम है। दोस्तों ये हमारा वर्गीकी का जो चैप्टर था आज ख़त्म हो चुका है और इसका नेक्स्ट सेशन हम कल लाएंगे दोस्तों। जो नहीं देखे हैं वो कल देख लीजिएगा। और इसका जितना भी पिछला वाला वीडियो दोस्तों आप लोग देखिए। और ये घटना चक्र का प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आप जितना तैयारी कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें सारा पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी आगामी आने वाली परीक्षा जो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।